नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री मंत्रा में। तो आज के इस लेक्चर में हम वन्य समाज और उपनिवेशवाद वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और आज के क्लास में हम बाकी के जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संथाल विद्रोह के बारे में। तो संथाल विद्रोह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह था जिसकी शुरुआत सन 1855-56 ईस्वी में हुई, जिसका नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने मिल करके किया था। अगर आपको इन 4 भाइयों का नाम याद नहीं होता है तो आपको कम से कम ये 2 का नाम याद होना चाहिए, सिद्धू और कान्हू का। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। बाकी विद्रोह, जनजातीय विद्रोह की तरह ही संथाल विद्रोह भी अंग्रेज़ों की जमींदारी व्यवस्था और उनकी जो शोषणकारी नीति थी उसके खिलाफ यह विद्रोह हुआ था। संथालों के असंतोष का सबसे बड़ा कारण था भागलपुर से वर्धमान तक की रेल परियोजना। तो अंग्रेज़ जो थे वे भागलपुर से वर्धमान तक रेलवे लाइन बिछाना चाहते थे, जिसमें ठेकेदारों ने बड़े पैमाने पर मज़दूरों को काम पर लगाया। और ये मज़दूर कौन होते थे? यही जनजातीय लोग को मज़दूर बनाया जाता था, पर उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती थी। और जब संथालों ने काम करने से मना कर दिया तब उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। आदिवासियों ने इसका विरोध किया और उन्होंने ठेकेदारों और परियोजना के इंजीनियरों के साथ बुरा व्यवहार किया। भागलपुर और राजमहल के बीच रेल सेवा बंद कर दी गई और आदिवासियों के इस संगठित व्यवहार से अंग्रेज डर गए और उन्होंने पूर्णिया तथा कलकत्ता से सेना बुलाकर विद्रोह को कुचल दिया और इस तरह यह विद्रोह भी असफल हुआ। तो हालांकि ये विद्रोह असफल हुआ, लेकिन इन विद्रोहियों ने यहाँ पर ही शांत नहीं हुए। इन्होंने सन 1857 की क्रांति में उन्होंने यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनका साथ दिया और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी और अपनी लड़ाई को जारी रखा। तो ये जो संथाली लोग थे, इनका निवास स्थान कहाँ पे था? भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र था उसमें ये निवास करते थे भारी संख्या में, और इसको हम दामन एक कोह के नाम से जानते हैं। तो दामन एक कोह क्या था? यह एक संथाल बाहुल क्षेत्र था जो कि कहाँ से कहाँ तक में फैला हुआ था, जो कि भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र को हम कहते हैं दामन एक कोह। आइए अब हम अगले विद्रोह को देखते हैं, मुंडा विद्रोह। तो अगला विद्रोह है आपका मुंडा विद्रोह, जिसकी शुरुआत सन 1899 और 1900 में छोटा नागपुर में हुआ। यह विद्रोह उपनिवेशवाद के विरोध में था। उपनिवेशवाद से सीधा साधा इसका अर्थ है कि जो ब्रिटिशर्स की भू राजस्व प्रणाली थी, उनकी न्याय प्रणाली थी एवं जमींदारों के विरोध में यह विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी में पलामू के उलीहातू गांव में हुआ और उन्होंने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। तो ये जो बिरसा मुंडा थे, ये बचपन से ही बहुत ही तेज़ तर्रार बालक थे। इनका धर्म में काफ़ी रुचि था और इसी वजह से इन्होंने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। और बिरसा मुंडा ने धार्मिक आंदोलन के माध्यम से के नाम पर इन्होंने आदिवासियों को हथियारबंद करना शुरू किया और साथ ही साथ उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग कराया, यानी कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कराया। तो बिरसा मुंडा ने धार्मिक आंदोलन के नाम पर जनजातीय लोगों को हथियारबंद करना शुरू किया। जनजातीय लोगों को, ये छूट गया था यहाँ पे, जनजातीय लोगों को हथियारबंद करना शुरू किया और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग कराया। उन्होंने मुंडा जाति के साथ साथ अन्य जनजातीय लोगों को भी जागरूक किया और उन्हें संगठित करने का काम किया।
25 दिसंबर 1899 ईस्वी को उसने ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण किया। ये वही ईसाई मिशनरी थे जो इनके धर्म को परिवर्तन करने का काम कर रहे थे और इनको लेकर जनजातीय लोगों में आक्रोश की भावना थी। इन्हीं पर आक्रमण किया। 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण किया और 8 जनवरी 1900 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा इस विद्रोह को बुरी तरीके से कुचल दिया गया। कई लोग इसमें मारे गए और कुछ लोगों को बंदी बना लिए गए। इन बंदियों में बिरसा मुंडा भी शामिल थे। 3 मार्च सन 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रांची जेल में भर्ती कर दिया गया, जहां उनकी हैजा नामक बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। और यह विद्रोह भी कहीं ना कहीं असफल हो गया। लेकिन इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? इस विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि जनजातियों के बीच एक जिम्मेदार और उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ। आदिवासियों के लिए कई सुधारात्मक कार्य सरकार द्वारा किया गया। तो वैसे तो यह विद्रोह जो था वो पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ, लेकिन इस विद्रोह का कुछ लाभ जनजातीय लोगों को मिला, जैसे कि जनजातियों के बीच एक जिम्मेदार और उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई और साथ ही साथ आदिवासियों के लिए कई सारे सुधारात्मक कार्य ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए। आइए हम तीसरा जनजातीय विद्रोह को देखते हैं, जो कि है कंद विद्रोह। तो कंद विद्रोह की शुरुआत उड़ीसा क्षेत्र से हुई थी, उड़ीसा में हुई, जिसका नेतृत्व चक्र बिसोई नामक व्यक्ति ने किया था। तो ये जो जनजातीय विद्रोह थे ये बिहार और झारखंड तक ही सीमित नहीं थे। ये देश के और कई सारे राज्यों जैसे कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी ये हो रहे थे विद्रोह। तो कंद विद्रोह की शुरुआत उड़ीसा में हुई, जिसका नेतृत्व चक्र बिसोई नामक व्यक्ति ने किया था। यह विद्रोह भी अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों के सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने के कारण यह विद्रोह हुआ था। तो ये जो जनजातीय लोग थे इनकी अपनी सामाजिक एवं धार्मिक प्रथा थी, जिसमें ये विश्वास करते थे। उन्हीं में से एक प्रथा थी मरियाह प्रथा। इसमें मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाती थी। मरियाह प्रथा इस जाति में विपत्ति और आपदाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मरियाह प्रथा यानी कि मानव बलि प्रथा का प्रचलन था और ब्रिटिश सरकार ने सन 1837 ईस्वी में इसे रोकने का प्रयास किया, जिसके विरोध में इन्होंने अपना विद्रोह शुरू किया। तो मरियाह प्रथा क्या था? यह मानव बलि प्रथा था। इनका यह विश्वास था कि विपत्ति और आपदाओं से मुक्ति अगर पाना है तो हमें मानव की बलि चढ़ानी पड़ेगी। ये इनका ऐसा प्रथा था, इनका विश्वास था, जिसको अंग्रेज़ों ने रोकने का काम किया 1837 में, जिसके विरोध में इन्होंने विद्रोह किया। इसके साथ साथ ही उड़ीसा के ही अन्य जनजाति जैसे कि भूइयाँ और जुआंग जनजातियों ने वहाँ के राजा की जो सामंतवादी और दमनकारी नीति थी उसके खिलाफ विद्रोह किया। तो एक नाम हमने यहाँ पे पढ़ा, कंद विद्रोह में कंद जनजाति के लोगों ने इस विद्रोह में भाग लिया और साथ ही साथ उड़ीसा के जो भूइयाँ और जुआंग आदिवासी या जनजाति लोग थे उन्होंने वहाँ के राजा के सामंतवादी और दमनकारी नीति के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। इसके अतिरिक्त सन 1889 से 80 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के आदिवासियों ने अत्यधिक लगान वसूली के खिलाफ तथा वेटी प्रथा यानी कि बलात् मजदूर प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया। वेटी प्रथा का मतलब है कि जब इनसे जबरन मजदूरी कराया जाता था और इनको मजदूरी भी नहीं दी जाती थी, तो इस प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया गया आंध्र प्रदेश में। और इन सब विद्रोह का परिणाम क्या निकला?
ये सब जो जनजातीय विद्रोह हो रहे थे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा क्षेत्रों में, इसका परिणाम यह हुआ कि सन 1935 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा जनजाति के लिए शिक्षा और आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरा, इस विद्रोह का दूसरा परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्र भारत के संविधान ने भारत की जनजातियों को धारा 342 के तहत कमज़ोर वर्ग का दर्जा देकर उनके लिए सभी तरह की सुविधाएं एवं आरक्षण की व्यवस्था की गई। तीसरा परिणाम इसका हमें देखने को मिलता है कि 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को आदिवासी बहुल क्षेत्र का एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो आदिवासी बहुल क्षेत्र जो था उनके लिए एक अलग से राज्य बनाया गया छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। तो छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। और यह राज्य जो था वो एक आदिवासी बहुल राज्य था जहाँ पे आदिवासियों की संख्या अधिक थी। इसी तरह 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार राज्य का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन करके आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो हालांकि ये जो विद्रोह था कंद विद्रोह, यह पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ, लेकिन इसके कई सारे सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं जो जनजातियों के लिए कई सारे सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले उनके लिए शिक्षा और आरक्षण का प्रस्ताव पेश किया गया। दूसरा स्वतंत्र भारत के संविधान ने उन्हें धारा 342 के तहत उनको कमज़ोर वर्ग का दर्जा दिया और उनके लिए कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराईं और साथ ही साथ उनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई। तीसरा, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र था उनको एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। वैसे ही 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार राज्य का पुनर्गठन करके जो आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो आज का आपका लेक्चर यहीं समाप्त होता है और इसके साथ ही आपका ये वाला चैप्टर भी समाप्त होता है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो आइए आज के हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो सबसे पहला सवाल है दामन एकोह का संबंध किस जनजाति से था? दामन एकोह का संबंध किस जनजाति से है? किस जनजाति से है? दूसरा सवाल आपके लिए कि बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया? बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया? तीसरा सवाल आपके लिए झारखंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? झारखंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? चौथा प्रश्न है भुइयां एवं जुआंग जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? भुइयां एवं जुआंग जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये 4 क्वेश्चन
हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। आज के लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।